नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज से हम लोग झारखंड जीके स्टार्ट कर रहे हैं और पहले चीज़ों को समझ लीजिए कैसे चीज़ें चलेगी, क्या है क्या नहीं है। देखिए, अगर आप कोई भी स्टेट का अगर आप पेपर उठा लीजिए जी, केवल झारखंड ही नहीं, अगर आप बिहार का भी तैयारी करेंगे या राजस्थान एग्जामिनेशन स्टेट की तैयारी करते हैं तो स्पेसिफिक अगर झारखंड जैसे एग्जाम स्टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, तो अगर आप बात करते हैं जेपीएससी में तो प्रीलिम्स में 110 क्वेश्चन का वेटेज है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पेपर 1 में। और जेएसएससी में अब आप देख रहे हैं कि झारखंड संबंधित सामान्य अध्ययन का एक वेटेज इंक्रीज होते हुए मिल रहा है। 40 क्वेश्चन तो था ही पहले, अब आप 50 क्वेश्चन भी देख रहे हैं और 60-60 क्वेश्चन भी आगे आपको दरोगा, सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल या फिर झारखंड पुलिस सिपाही, उत्पाद सिपाही हो या फील्ड वर्कर हो, एलडीसी में आपको देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा खासा वेटेज है आपका सिलेक्शन में, आपका सामान्य अध्ययन झारखंड की। लेकिन अब झारखंड जीके की अगर आप जैसे बात करते हैं तो झारखंड में आपको पढ़ना क्या है जीके में, आपके पास बहुत सारे बुक मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे शिक्षक आपके मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन भाई चीजों को आप कितना याद करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। क्योंकि सेम वही प्रॉब्लम यहां पर है कि इंडियन जीके में भी आपको क्या क्या पढ़ना है। तो वही बात है, आपको इंडियन जीके में भी आपको पॉलिटी पढ़नी है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है और आपका स्टैटिक पार्ट ऑफ इट, देन करंट अफेयर। सेम उसी प्रकार झारखंड जीके में भी आपको झारखंड का पॉलिटी, झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक झारखंड का। तो अब कितनी चीजें आप याद करेंगे। इसके अलावा फिर आपका साइंस का सेक्शन भी है, फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगा, इन्वायरमेंट हो जाएगा, फिर आपका मैथ्स है, फिर रीजनिंग है, फिर कंप्यूटर है। ठीक है, तो बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी चीजों को याद करेंगे, है ना। क्योंकि अल्टीमेट तो आपको चीजें अगर याद होगी तभी आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई कर भी रहे हैं, इसका मतलब यह है कि किया भी जा सकता है। तो देखिए, अगर आप झारखंड जीके की तैयारी करना चाहते हैं, देखिए एक तो तरीका है तैयारी करने का कि भाई आप रटे पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई नोट्स ले लिए हैं, कोई किताब उठा लिए हैं, कोई एकदम शॉर्ट फॉर्म में दे दिया कि बस ये पढ़ के चल जाइए, आप उसको रटने के चक्कर में पड़े हैं, रट भी रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट क्या हो रही चीजें आप भूलते भी चले जा रहे हैं और एग्जामिनेशन में वो आउटपुट नहीं हो पा रहा है। अगर 40 क्वेश्चन है तो 40 में 20 से 25 क्वेश्चन ही बन रहा है, जो ऑन एन एवरेज सारे स्टूडेंट्स बनाएंगे। आप कितना भी रट लीजिए, 20 से 25 सारे स्टूडेंट लगाएंगे, लेकिन अल्टीमेट सिलेक्शन किनका होगा, 32 वाले का, 30 पार जो सही कर पा रहे होंगे। तो अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी भी स्टेट की जीके की बात कर ले, बिहार की या झारखंड की, राजस्थान की, एमपी की, छत्तीसगढ़ की, किसी भी स्टेट की अगर आपको जीके को स्ट्रांग करना है तो सबसे पहले आपको इंडियन जीके स्ट्रांग करनी पड़ेगी। ये एक कटु सत्य है मेरे भाई। अब ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि समझिए, अगर आप झारखंड की जलवायु को पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो आप पहले हमें ये बताइए कि आपका जो भारत है ये, है ना, आपका इन द सेंस हमारा भारत भी क्या है, भारत की जो जलवायु होगी क्या झारखंड की जलवायु से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्योंकि झारखंड तो भारत के अंदर ही है ना। तो पहले आपको जलवायु का टर्म समझना होगा, उसके बाद आपको समझना होगा कि भारत में कौन कौन से जलवायु देखने को मिलता है, मानसून का इंपैक्ट क्या पड़ता है। जब आप इसको समझ लेंगे तो उसी दौरान आप हल्का हल्का क्या होंगे, झारखंड के बारे भी पढ़ लेते हैं, बिहार के बारे पढ़ लेते हैं, और फिर जब आप स्पेसिफिक अध्ययन झारखंड संबंधित अध्ययन करेंगे जीके की, तब झारखंड की जलवायु आपको पढ़ना बड़ा आसान हो जाए। क्योंकि ऑटोमेटिक आपका 80 to 70% आपका काम हो जाता है इंडियन जीके पढ़ने के दौरान। लेकिन अब आप कहेंगे सर हमने झारखंड की जलवायु से पहले इंडियन जीके में ज्योग्राफी सेक्शन में हमने भारत की जलवायु पढ़ा, लेकिन फिर भी 70 to 80% हमारा नहीं रेडी हो पाया। रीजन ये कि आपने चीजों को वहां भी समझने का काम नहीं किया था। अगर आप इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं, अगर स्थानीय स्वशासन के बारे आपने पढ़ा है, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात पढ़ा है इंडियन जीके में पॉलिटी सेक्शन में, तो क्या थी भाई स्थानीय स्वशासन मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा वहीं पे इंडियन जीके पढ़ने के दौरान ही, स्थानीय स्वशासन जो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर मेरे भाई, तो स्थानीय का मतलब क्या, जैसे आप कहते हैं ना कि हम झारखंड के स्थानीय निवासी है, तो स्थानीय मतलब वही बात हो गई ना। इसका मतलब ये है कि आप जिस भी स्टेट के निवासी हो, बिहार, झारखंड, कहीं के भी, उस स्टेट के किस जिला और उस जिले के किस ब्लॉक या किस गांव से आप क्या करते हैं भाई, संबंधित हैं या फिर रहते हैं, उसका मतलब हो गया स्थानीय। स्व मतलब क्या हो गया, सेल्फ। शासन मतलब क्या हो गया, रूलिंग या फिर गवर्नमेंट, यानी कि हमारे ऊपर शासन करेगा, यानी कि हम जहां भी रह रहे हैं, ठीक है। यानी स्थानीय मतलब क्या हो गया, हम जिस स्टेट की जीके पढ़ रहे हैं, यानी झारखंड के पढ़ रहे हैं, तो झारखंड के
जिला, जिला के बाद क्या हो गया ब्लॉक, ब्लॉक से क्या हो गया आपको गांव बताना होगा। तो आप जब बोलते हैं कि हम झारखंड के स्थानीय निवासी इन द सेंस कि आप किस जिले और किस जिले के किस ब्लॉक और किस ब्लॉक से किस गांव में संबंधित है, आप उसके बारे बता रहे हैं। और आप ये बोल रहे हैं कि इन क्षेत्रों में किनका स्वशासन होना चाहिए, अपना स्वशासन होना, स्व मतलब अपना। अब बोलेंगे अपना मतलब क्या सर, अपना मतलब ये कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी हम चुन करके बैठाएं जो हमारे ऊपर क्या करे, शासन करे। अब बोले शासन करना मतलब क्या, शासन करने का मतलब ये कि हमारे लिए यानी कि जनता के लिए इन क्षेत्रों में योजना बनाने की जिम्मेदारी और योजना को लागू करने की जिम्मेदारी को ही कहा जा रहा है शासन। समझ में आया। तो अब यहीं पे फिर आप पढ़ेंगे भाई ग्राम पंचायत, नगर पालिका के बारे, ग्राम सभा के बारे में, कचहरी के बारे में। तो भाई ऑटोमेटिक अब फिर आप झारखंड में जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे और झारखंड की जब पंचायती राज पढ़ेंगे तो फिर वहां आपको पढ़ने में मजा आएगा। समझ में आ रहा। क्योंकि ये जो स्वशासन की जो बात कर रहे हैं भाई, आप जब झारखंड स्टेट की बात करें तो आपको एक जिला उठाते हैं धनबाद। तो भाई धनबाद तो पूरा सिटी तो होगा नहीं, मान के चलिए अगर धनबाद है तो इस धनबाद का इतना पार्ट हो सकता है सिटी, लेकिन इतना पार्ट तो होगा ना गांव। तो इस जिले में, इस धनबाद के इस सिटी के लिए अपना एक शहरी स्थानीय स्वशासन होगा और इसके लिए ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, और इसके जो मेन बॉडी होती है उसको आप क्या बोलते हैं, पंचायती राज, और इसकी मेन बॉडी को क्या कहते हैं, नगर पालिका। तो भाई ये मैं इसलिए इतना अभी यहाँ पर डेप्थ में जाके चीजों पर बात किया कि आपको पहले समझना होगा। ठीक है, आप ये भीड़ में नहीं भागे भाई कि कौन सा टीचर बहुत बेस्ट है, कौन से टीचर के सब्सक्राइबर बहुत अधिक है, कौन से टीचर के वीडियो में व्यू बहुत अधिक आ रहे हैं, या लाइव सेशन में बहुत जुड़ रहे हैं, या उनके सेल बहुत अधिक हो रहे हैं कोर्स की या बुक की। वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या आपकी जड़ें मजबूत की जा रही है या नहीं। और ये जड़ आपकी मजबूत होगी जब आप झारखंड की पंचायती राज से पहले आप भारत के बारे में आप जान रहे होंगे, तब। समझ में आया ना। तो ये मैं एक छोटी सी चीजें यहाँ पे बस बताया। तो खैर अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, क्या हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, झारखंड का इतिहास। ठीक है, झारखंड का इतिहास। अब झारखंड के इतिहास से पहले अगर आपकी बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा समझने की वाली बात है कि इतिहास कहते किसको है। तो ये मैंने ऑटोमेटिक इंडियन जीके में जब इंडियन हिस्ट्री उठाया था तो भी मैंने बताया था कि इतिहास कहने का मतलब क्या है, कि इतिहास हम क्या कहें, इतिहास हम किसको कहते हैं कि सामाजिक जो जीवन है, उसके बाद आर्थिक जो जीवन है, सामाजिक जीवन हो गया, आर्थिक जीवन हो गया आपका, या राजनीतिक जीवन जो हो गया आपका, या फिर एक और मैं ले लूं तो संस्कृति, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं धार्मिक जीवन। ठीक है ना। यानी ये जो चार चीजें मैंने आपको बताई है, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और सांस्कृतिक या धार्मिक जीवन, इसमें जो निरंतरता है, निरंतरता मतलब क्या है भाई, कंटिन्यूटी, एंड इसमें जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस परिवर्तन यानी इसकी निरंतरता और इसके परिवर्तन का जो आप अध्ययन करते हैं वो अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, पहले समझिए इस प्रकार से। जैसे आज आप कहाँ हैं, 2025 में। ठीक है, इससे 5 साल से 6 साल पूर्व आप चले जाइए, 2019 जो कोरोना का टाइम पीरियड है। तो आज इस 2019 में भी आप क्या यूज कर रहे थे, नेट यूज कर रहे थे। आज भी आप क्या है भाई, नेट यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आपकी निरंतरता यहाँ पे देखी जा रही है। ठीक है, ये निरंतरता आप देख रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूटी बनी हुई। लेकिन इसी नेट के लिए जो आपका क्या कॉस्ट जो लग रहा था और आज जो आपका कॉस्ट लग रहा है, इसमें क्या है, बिल्कुल परिवर्तन है, बहुत अधिक आपको चेंज देखने को मिल रहा है। यहाँ आप 1 GB ही यूज कर पा रहे थे मंथ में, तो आप यहाँ 1 GB यूज कर रहे हैं भाई डेली, या आवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, डेली। तो ये क्या है भाई, परिवर्तन, और ये क्या हो गया, निरंतरता। तो 2019 में जो नेट का जो इतिहास है और 2025 में जो नेट का इतिहास है, क्या है भाई, अलग अलग है। तो आप इसका जो अध्ययन कर रहे हैं यही क्या हो गया, अब इतिहास हो गया। समझ में। मतलब उसी प्रकार मैं अभी इतिहास को यहाँ पे जोड़ने का मतलब यह है कि जब हम बात कर रहे हैं सामाजिक जीवन को, तो पहले ये बात करना समझना होगा कि सामाजिक जीवन का मतलब क्या। सामाजिक जीवन का अध्ययन में हम ये करते हैं कि समाज सोच क्या रहा होता है, यानी कि इस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, जाति प्रथा क्या थी, वर्ण व्यवस्था क्या थी, क्या छुआछूत थी, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो कंसेप्ट, जो वर्ण व्यवस्था देखी गई। तो अगर आप वेद यानी कि ऋग वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो वहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो शूद्र थे वो क्या थे भाई, वो आपके कर्म के आधार पर यहाँ पे उनका विभाजन था। कर्म के आधार पर विभाजन मतलब
कि आप वहां पे रिजिड नहीं थी, वहां पे गतिशीलता थी वर्ण में। गतिशीलता इन द सेंस कि जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण भी बन सकता है। हाँ, जन्म उस जन्म से आप बोल सकते हैं कि वो क्षत्रिय है, लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण बन सकता है अगर वो उसका बेटा पढ़ लिख लिया। अगर आप ब्राह्मण के बेटे हैं लेकिन आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको वैश्य बोला जा सकता है, ठीक है। तो वहां पे रिजिड नहीं थी ऋग्वैदिक सभ्यता में, लेकिन फिर बाद में उसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया गया उत्तर वैदिक काल में कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, भले ही वो कुछ ना पढ़े। क्षत्रिय का बेटा बहुत पढ़ लिख ले, एमए पीएचडी कर ले, लेकिन वो क्षत्रिय ही कहलाएगा। वो फिर उत्तर वैदिक सभ्यता में मिली। तो यहाँ पे आप क्या देखें, आपने मैंने दो बार बातें यहाँ पे बताई, एक हो गया आपका ऋग वैदिक सभ्यता और एक हो गया आपका उत्तर वैदिक सभ्यता। दोनों जगह वर्ण है, आपका जाति है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कर्म के आधार पर। यहाँ पे ये फिक्स नहीं है, यहाँ पे गतिशीलता है। ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन इसको लॉक कर दिया गया। तो यही तो भाई डिफरेंस आया ना। यहाँ पे क्या आया, निरंतरता जो चीजें थी आपने देखा वर्ण की निरंतरता है, लेकिन परिवर्तन क्या है, यहाँ पे कर्म के आधार पर हो गया, ये आपका जन्म के आधार पर हो गया, ठीक है। उसमें और सामाजिक जीवन में ये बताएंगे कि उस समय के लोग मनोरंजन का क्या साधन करते थे, किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, क्या खान पान करते थे, ठीक। उसी प्रकार आर्थिक जीवन में फिर हम लोग अध्ययन करते हैं कि उस समय काल के लोगों का जो मेन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि था या पशुपालन था। क्या वो व्यापार करते थे, अगर वो व्यापार करते थे तो किस देशों के साथ करते थे, कौन सी मुद्राएं वहां पे चलती थी, या मुद्रा थी या फिर वस्तु विनिमय सिस्टम था, समझ में आया। उसके बाद राजनीतिक जीवन में हम अध्ययन करते हैं कि उस समय जो कालखंड चल रहा था, उस कालखंड में राजा का प्रशासन का व्यवस्था क्या थी, क्या लोकतंत्र सिस्टम थी या राजतंत्र व्यवस्था थी, उनका सिद्धांत क्या था, क्या वहां नियंत्रित सेना प्रणाली सिस्टम थी या नहीं थी, ये सारी चीजें। और सांस्कृतिक और धार्मिक में कि हम धर्म के बारे पढ़ेंगे, क्या उस समय प्राकृतिक पूजा पे ज्यादा जोर दिया गया था या फिर कर्म कांड आ चुका था, या वहां पे मंदिर पूजा थी या मंदिर नहीं थी, ठीक है। ये सारी चीजें, साहित्य वगैरह, विज्ञान वगैरह, ये सारी चीजें हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं, समझ में आया। तो इसके जो आप अध्ययन यानी कि उसके, जैसे कि अगर आप बात कर लें कि आप इतिहास को 3 भाग में बांटते हैं या नहीं, पहले हमें ये बताइए। इतिहास को आप 3 भाग में पहले बांट रहे होते हैं, ठीक है। 3 भाग में बांट रहे होते हैं, यानी एक होता है आपका प्राचीन भारत का इतिहास, एक होता है आपका मध्य कालीन का इतिहास, और एक होता है आपका आधुनिक। तो यहां मैंने इसलिए ये बात आपको अभी समझाया, ये 4 पॉइंट, क्योंकि अगर आप जो बात कर रहे हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास या फिर झारखंड का प्राचीन इतिहास है ना, या फिर झारखंड के मध्यकालीन का इतिहास, या झारखंड का आधुनिक इतिहास, या भारत का आधुनिक काल का इतिहास, तो ये जो फेज होता है, इस फेज का आप जैसे कि 1757 से क्या होगा भाई, प्लासी के युद्ध से आपका अंग्रेजों का आगमन हो चुका है, प्लासी के युद्ध से पूरा कंट्रोल, तो यहां से आधुनिक काल स्टार्ट हो गया। तो वो डिसाइड कैसे हुआ, यहां से क्या देखा गया कि जब प्राचीन से मध्यकालीन में देखा गया, तो यहाँ पे जो सामाजिक जीवन रहा, जो आर्थिक जीवन रहा, जो राजनीतिक जीवन रहा, जो सांस्कृतिक जीवन रहा, उसमें क्या जो निरंतरता रही और जो परिवर्तन रही, ठीक है, उसमें जो चेंजेस आई, उस प्राचीन से मध्यकालीन में कंपैरिजन किया जाएगा और फिर आधुनिक से किया जाएगा। या इसको एक अलग तरीके से भी कई इतिहासकार, जैसे जेम्स मिल इतिहासकार, उन्होंने कहा कि जो हिंदू काल है वो प्राचीन काल रहा, यानी हिंदुओं के शासन यहाँ रहे। जो मुस्लिमों का आक्रमण हुआ तो यहाँ पे इसको नाम दे दिया, मुस्लिमों का काल दे दिया गया, ठीक है, मुस्लिम काल, इस्लाम काल बोल सकते हैं। और ये ईसाई काल यानी कि ब्रिटिशों का जब यहां से आगमन हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से इतिहास का ये 3 भाग में हम विभाजन करते हैं। तो देखिए, ये तो आप पहले समझ चुके हैं इतिहास। अब हम लोगों को मेन पढ़ना है भाई, देखिए एकदम डेप्थ में जाकर के चीजें हम लोग काम करेंगे, क्योंकि मेन मकसद है चीजें आप समझ सके। क्योंकि ऐसी कोई चीजें नहीं होगी, या मैं ऐसा कोई काम नहीं बता रहा हूं कि बहुत साइंस रॉकेट वाली चीजें, भाई हर चीजें किताब में लिखी हुई है, लेकिन किताबों में लिखी हुई हो या फिर शिक्षक बता रहे, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि क्या आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं इंडियन जीके से, या फिर बहुत अधिक लोड होने के बाद भी हर एक चीज आपको याद है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब ये तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें पहले समझ में आया। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लिए कि इतिहास का मतलब क्या है, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन में जो निरंतरता और जो परिवर्तन है, उसके ही अध्ययन को आप इतिहास कहते हैं। इतिहास को आपने 3 कालखंड में बांट दिया है। एक आपका प्राचीन भारत का इतिहास बोल लीजिए, या झारखंड पढ़ रहे तो झारखंड का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। उसी प्रकार मध्यकालीन इतिहास आप पढ़ेंगे, और एक होगा आपका आधुनिक, ठीक है। इसको भी मैंने बताया कि किस प्रकार से इसका विभाजन हुआ। एक डेट, तो डेट वो कैसे, तो उस समय जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन जो यहाँ पे मिला,
उसमें जो परिवर्तन यहाँ, अब जैसे कि यहाँ के धार्मिक जीवन में जैसे हिंदू शासन काल है, तो सिंपल सी बात है, हिंदू धर्म के सिस्टम को देखा गया होगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल दिया गया होगा। अब मध्यकाल में देखेंगे मस्जिद बन रहे हैं, मकबरे बन रहे हैं, इस तरह की चीजें देखेंगे। आगे इस यहाँ पे ईसाई आएंगे तो भाई उनका कल्चर यहाँ देखने को मिलेगा, संस्कृत। तो ये परिवर्तन इस प्रकार से हम बांट देंगे, इसको प्राचीन काल का इतिहास, इसको मध्यकालीन का इतिहास या आधुनिक काल का इतिहास। और एक आप इसको फेज में हमने बताया कि सांप्रदायिक के आधार पर, यानी धर्म के आधार पर, इसको हमने कहा हिंदू काल, इसको हमने कहा इस्लाम काल, और इसे हमने कहा ईसाई काल। ठीक है, अब देखिए जो इतिहास है, इतिहास को हम 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और उसके बाद होता है आपका ऐतिहासिक काल। ये क्या है इसको समझिएगा। लेकिन उससे पहले आप अब ये समझिए कि आप जिस इतिहास के बारे जो आप पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है ना, इसकी आगे जानकारी कहां से मिली, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसका स्रोत क्या रहा। ठीक है, उसका सोर्स क्या रहा, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखिए सोर्स हमारे पास 2 होते हैं, एक होता है आपका पूरा तात्विक स्रोत, ठीक है, और एक होता है आपका साहित्यिक स्रोत। ठीक है ना, एक होता है आपका साहित्यिक स्रोत। अब रहा बात पूरा तात्विक और साहित्यिक, इसका मतलब क्या है, तो देखिए पूरा तात्विक स्रोत कहने का मतलब यह है कि आप जैसे हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो आप इतिहास पढ़ते हैं, उस इतिहास को आप कैसे पढ़ रहे हैं, उसको कैसे लिखा गया था, उसका सोर्स क्या रहा, तो उसका सोर्स था पूरा तात्विक स्रोत। ठीक, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा इतिहास आप पढ़े हैं या पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं, उसको कैसे लिखा गया था, पूरा तात्विक स्रोत के आधार पर। मतलब कि उस कालखंड में हमें लिखी हुई चीजें तो मिली है ना, बुक्स मिले लिखे हुए, लेकिन उसमें जो लिपि थी उस लिपि को हम पढ़ नहीं सके। तो पूरा तात्विक स्रोत के आधार पर हमने पूरे हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को लिखा। पूरा तात्विक स्रोत के आधार का मतलब कि हमने क्या क्या उत्खनन किया। ठीक है, उत्खनन करने के बाद हमने देखा कि जैसे कि कांसे की अगर बर्तन मिली है, तो हमने कार्बन 14 डेटिंग पद्धति और यूरेनियम डेटिंग पद्धति से क्या की भाई, इसका जांच किया कि ये कितना वर्ष पुराना ये सामग्री है। अगर किसी की डेथ मतलब कि बॉडी मिल रही है, कंकाल मिल रही है, तो उसको क्या किया गया, कार्बन 14 से जांचा गया कि ये कितना वर्ष पुराना, यानी कि यहाँ पे कितने वर्ष पुराने लोग यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे। तो फिर जब देखा गया तो हड़प्पा सभ्यता में आपको मैंने बताया है कि विश्व में जो सारी पुरानी सभ्यताएं चल रही थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, ईरान की सभ्यता हो गया, चीन की सभ्यता है, वैसे ही हमारे भारत में भी उतने ही वर्ष पुराने भारत में भी क्या थे, लोग रह रहे थे, और वो एक हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरा तात्विक स्रोत का मतलब आपको समझ में आया कि आपने जो उत्खनन किया, यानी कि जमीन को जब खोदना स्टार्ट हुआ, अब जैसे रेल की पटरियां बिछाई जा रही, तो जमीन को खोदने के दौरान जो जो चीजें मिली, उससे हमें पता चलता था कि यहाँ के लोग पहले गांव या फिर कृषि का कार्य करते थे, पशुपालन करते थे, लोहे का सामान यूज करते थे, तांबे का सामान यूज करते थे, इस तरह की चीजें मिली। तो पुरातात्विक का मेन जो स्रोत होता है, जैसे कि आपको अभिलेख मिलेंगे, शिलालेख मिलेंगे, मूर्ति मिलेंगे, ठीक है, सिक्का मिलेगा, और साथ के साथ आपको कई सारे मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। और साहित्य मतलब क्या है कि आपको लिखी गई पुस्तकों के आधार पर आप उस इतिहास के बारे जानते हैं, मतलब उसका चीज को लिखा गया है। तो आपको मतलब ये समझ में आया कि आप जो भी इतिहास पढ़ रहे हैं, उस इतिहास को जो किताबों में लिखा गया है, उसको लिखने के जो सोर्स होंगे, जो स्रोत है, वो 2 स्रोत हैं, जो 2 सोर्सेस हैं, एक है पुरातात्विक स्रोत और एक है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब कि उस कालखंड को यानी हड़प्पा सभ्यता को हमने कैसे जाना, तो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर जाना। लिखी हुई चीजें हमें मिली बिल्कुल, लेकिन हम उसको क्या कर पाए, पढ़ नहीं पाए। इसीलिए जो हड़प्पा सभ्यता का इतिहास है किस पर आधार है, तो पुरातात्विक स्रोत पे आधार है। अब वही बात हो जाए आपकी जैसे महाजनपद, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, तो उसमें क्या है भाई, साहित्यिक स्रोत मिले हैं, यानी लिखी हुई पुस्तकें मिली है, ग्रंथ मिली है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इतिहास को जो है ना हम 3 कालखंड में बांटेंगे। एक होगा आपका प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, सबसे पहला जो होगा आपका प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। सेकंड होगा आपका आद ऐतिहासिक काल, और थर्ड होगा आपका ऐतिहासिक काल, ठीक है, और थर्ड होगा आपका ऐतिहासिक काल। अब आप प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे, इसको भी समझिए। देखिए
प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये कि इस कालखंड के लिए हमें कोई लिखित विवरण नहीं मिले, ठीक है, कोई हमें लिखित विवरण नहीं मिले, हमने पुरातात्विक स्रोत के आधार पर, मतलब हमें कोई चीज लिखी हुई पुस्तकें या ग्रंथ नहीं मिली है, ठीक है। जैसे कि हम उसमें पढ़ते हैं पाषाण काल को और ताम्र पाषाण काल। अभी मैं आपको बताऊंगा पाषाण काल क्या है, ताम्र पाषाण काल क्या है, बस अभी इतना आप याद रखिएगा। बाकी नोट्स वगैरह में देखिए, नोट्स में सारी चीजें लिखी हुई, इसलिए आपको परेशान नहीं होना, पहले समझिएगा कंसेप्चुअली। तो प्राग ऐतिहासिक कालखंड का मतलब क्या है कि इस काल के लिए, यानी कि ये जो प्राग ऐतिहासिक काल में अंदर कौन आएगा, आपका पाषाण काल आएगा और ताम्र पाषाण काल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो पाषाण काल का जो आप अध्ययन किए हैं या ताम्र पाषाण काल का जो अध्ययन किए हैं, इसके लिए हमें कोई भी लिखित सोर्सेस मिले ही नहीं भाई, पढ़ना तो दूर की बात है, हमें मिली ही नहीं है। तो ऐसा कालखंड जहां पे हमें कोई भी लिखित विवरण नहीं मिला है, उसको आप क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक कालखंड। आद्य ऐतिहासिक कालखंड, आद्य ऐतिहासिक कालखंड में जहां पे पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं और लिखित स्रोत यानी कि साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं, लेकिन उस साहित्यिक स्रोत को हम लोग पढ़ नहीं पाए। जैसे कि आपका हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता यानी ऋग वैदिक उत्तर वैदिक सभ्यता, तो यहाँ पे हमें लिखी हुई चीजें तो मिली, ग्रंथ मिली, लेकिन हम उसको पढ़ने में असमर्थ रहे, इसलिए हम उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हो गया? आपका हड़प्पा सभ्यता हो गया और वैदिक सभ्यता। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे लिखित विवरण भी मिले हैं और साथ के साथ हमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो लिखा गया पूरा किस आधार पे लिखा गया था भाई? पुरातात्विक स्रोत पे आधार पे। हालांकि हमें यहाँ पे लिखी हुई चीजें मिली, लेकिन हम लिपियों को पढ़ नहीं पाए। अब आप कहेंगे सर वैदिक सभ्यता में तो हम वेदों के बारे अध्ययन करते हैं, वेदों तो हमने पढ़ा भाई। देखिए वेद को बाद में क्या किया गया, जो लिखा गया उपवेद में या ब्राह्मण ग्रंथ में या अरण्यक पुस्तक में या फिर उपनिषद में, उसको बाद में लिखा गया। जो वेद जो थे स्टार्टिंग में वो श्रुति ग्रंथ थे, यानी सुन करके चीजों को लिखी गई थी, इसलिए इसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक कालखंड में रखते हैं और ये मानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता जो रही है, ठीक है, उसमें जो भी जो लिखित स्रोत मिले हैं वो बहुत अधिक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले, ठीक है, या फिर हम उसको पढ़ने में बहुत अच्छी तरह से असमर्थ रहे हैं। क्योंकि जो शब्दों का चयन है संस्कृत भाषा में और जिसको पद में लिखा गया था, पद में कहने का मतलब एक कविता के फॉर्मेट में लिखा गया, जिसको हम समझ नहीं पाए, तो मतलब बहुत अधिक अच्छी तरह से हम नहीं समझ पाए, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास सोर्स नहीं थे लिखित, इसलिए इसको हम आद्य ऐतिहासिक कालखंड में रखते हैं, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को। और ऐतिहासिक कालखंड का मतलब ये कि जहां पे लिखित विवरण भी उपलब्ध हो और पुरातात्विक स्रोत दोनों उपलब्ध हो, जिसमें आपका महाजनपद आ जाएगा, आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद मौर्य काल आ जाएगा, मौर्योत्तर काल आ जाएगा, गुप्त काल आ जाएगा, और फिर आपका गुप्तोत्तर काल, ये सभी आपके ऐतिहासिक कालखंड में आएगा। अब यहां आ जाइए मेन मुद्दा जो है, आप जो प्राचीन झारखंड का जो आप इतिहास की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, इसमें जो मेन आपका जो सिलेबस, पहले ये समझिए, देखिए आप तो आप पूरा पिलर पे आपने काम कर लिया है भाई एकदम। अब ये समझिए कि जो घर खड़ा हो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए जानकारी। तो देखिए इसका जो सिलेबस, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, पाषाण काल के बारे में, अब ये क्या होता है उस पर अभी चिंता नहीं करना है, अभी आप बिल्कुल समझते चलिए। ताम्र पाषाण काल पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम दो भाग में बांटेंगे, ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है। फिर आपका महाजनपद, जिसमें धर्म के बारे में लोग देखेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, यानी 9 टॉपिक। या फिर अगर यहाँ पे इसको बांट लेते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट में, एक ये पार्ट, तो टोटल 10 टॉपिक हो जाते हैं, ठीक है ना। अब ये समझिए कि मेन हम लोग जो झारखंड का जो प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे भाई, इसमें हम लोगों को कुल मिलाकर के इतनी सारी चीजों का अध्ययन करना है। पहले तो ये याद करिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है भाई, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। तो माइंड में तो पहले सिलेबस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से सबसे एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जो आप हड़प्पा सभ्यता की जो बात करते हैं, झारखंड में बहुत अधिक कुछ चीजें यहाँ पे उतनी चीजें मिली नहीं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में को जो इतिहास को हम पढ़े हैं वो क्या था भाई, उत्खनन के आधार पर, और जो उत्खनन किया गया झारखंड के क्षेत्र में, उत्खनन उस समय नहीं हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास है झारखंड से संबंधित आपको कुछ उसमें से पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, अब पाषाण काल में जो भी सामग्री मिली है उसमें से वो सामग्री झारखंड में अगर कुछ मिली है, ठीक है ना, उस काल उतना पुराना सामग्री, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार ताम्र पाषाण काल, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, मौर्य काल, इन सालों कोई राजा रहे हैं, वो राजा झारखंड में आए या फिर उनका शासन चला या उनके कोई प्रशासनिक व्यवस्था या झारखंड के कोई आदिवासियों का कोई रोल रहा है इन काल में खंड में, तो वो सारी चीजों को आपको कोरिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। ये आपको पहले समझ में आया, यानी कि झारखंड का जो प्राचीन इतिहास आपको पढ़ना है, ये क्या पढ़ना है, ये अब आपको क्लियर हो गया।
अब देखिए, अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया कि 3 कालखंड के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल, तो प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या था, जहां पे आपको लिखित सोर्स मिले ही नहीं, तो जिसमें आपको क्या याद रखना है, प्राग ऐतिहासिक, पाषाण काल, ताम। देखिए ये आप इंडियन जीके का सवाल ले लीजिए भाई, या झारखंड जीके से भी आपको रिलेट करके पूछा जा सकता है। बाकी देखिए जेपीएससी बैच में आप एंशिएंट हिस्ट्री को, तो इसमें मैंने बहुत डिटेल किया, क्योंकि मेनली मुझे झारखंड में आना, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो हड़प्पा सभ्यता और जो वैदिक सभ्यता है, तो इसमें आपका ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक, ये जो आपका वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये किस कालखंड में आएगा, आद्य ऐतिहासिक कालखंड में, क्योंकि यहाँ पे जो लिखित जो सोर्स मिले हैं उसको हम लोग पढ़ने में बहुत अधिक मात्रा, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले, ठीक है। और उसके बाद जो महाजनपद काल है, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, उसको हमने कहा ऐतिहासिक काल। यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और आपके साहित्यिक स्रोत दोनों मिले, और उसको हम लोग पढ़ने में भी समर्थ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद एक और टॉपिक हमें पढ़ना है, झारखंड में जो प्राप्त जो पुरातात्विक अवशेष है, मतलब आप समझ में आए, पुरातात्विक अवशेष मतलब कि उत्खनन के द्वारा, या फिर कोई कॉइन्स मिले होंगे, या कोई चित्रकला मिली होगी, कोई मूर्तियां मिली होगी, कोई मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो अवशेष झारखंड में कहाँ से मिले, हजारीबाग से मिले हैं, धनबाद से मिले हैं, चतरा से मिले हैं, लोहरदगा से मिले हैं। तो जैसे कि कांसे का बर्तन झारखंड में कहाँ से मिला, ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। तांबे का खान कहाँ मिला है, तो वो आपको ये भाई पुरातात्विक स्रोत हो गया, उतना पुराना तांबा का खान, यानी तांबा यानी कि ताम्रपाषाण काल। अभी हम लोग उस पे आएंगे, ठीक है। पहले ये ओवरऑल ये समझ में आया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे चीजें आगे चलेगी, बिल्कुल। तो अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर पाषाण काल को, ठीक है ना। पहला चैप्टर क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, पाषाण काल को। तो आज हम लोगों का जो मेन टारगेट होगा, इसको खत्म कर लेना है, पाषाण काल को, ताम्रपाषाण काल को, हड़प्पा सभ्यता तक, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं जहां तक भी चीजें चल पाएगी। तो सबसे पहले पाषाण काल, ठीक है। सबसे पहले क्या है भाई, पाषाण काल। पाषाण काल कहने का मतलब क्या है, तो देखिए यहां अगर आप देखेंगे पाषाण काल, चलिए इसको मैं पूरा हैंड रिटन फॉर्म में लिख करके चीजें कराऊंगा, हालांकि सारी चीजें लिखी हुई है, तो लिख देने से क्या होता है ना, टाइम सेव होता है, लिखना नहीं पड़ेगा मुझे, बस केवल समझाने पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कोई नहीं, आज पहली क्लास हो तो आपको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई चीजें बिल्कुल लिखी लिखी मिल रही है और बस बोला जा रहा है, एकदम नहीं है भाई, ठीक है। एकदम कंसेप्चुअली ही हम लोग सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक क्या है आपका, पाषाण काल, ठीक है। टॉपिक क्या है आपका, पाषाण काल। तो पहले समझिए कि पाषाण काल का मतलब क्या है, ठीक है। पास है पाषाण, पास है पत्थर, पहले तो ये आपको याद करने का एक ट्रिक हो गया ये। लेकिन हम समझिए क्या इसका मतलब, ये है कि जो सबसे पहले जो मनुष्य थे, ठीक है, सबसे पहले जो मनुष्य थे, मनुष्य ने किसका उपयोग किया, पत्थरों का प्रयोग किया, ठीक है। आज आपका जो युग है, आज कौन से युग में आप जी रहे हैं भाई, लोह युग में जी रहे हैं, ठीक है। तो जब आप लोह युग कह रहे हैं आज, ठीक है, इसका मतलब क्या, पहले ये समझिए, मतलब इसका मतलब ये है कि आज आप जिसके भी घर में चले जाइएगा, हर घर में आपको लोहा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हालांकि आज आयरन एज में आप यूज क्या कर रहे हैं भाई, गोल्ड का भी यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या हर घर में सोने का इस्तेमाल हो रहा है, या हर घर में आपको सोने को मिलेगा, नहीं। इसलिए तब तक हम उसको सोने का युग या फिर गोल्ड एज नहीं कहेंगे, जब तक कि सारे लोग, ठीक है ना, या सारे घरों में वो चीजें ना मिलने। तो आज लोहा क्या है, हर घर में मिलेगा। अगर घर खड़ा भी है तो पिलर यानी कि लोहे से ही है, ठीक है ना। तो यही तो पहले की जो आप वैदिक सभ्यता में देखेंगे, तो वहां पे क्या है भाई, वहां पे प्राकृतिक पूजा की बात की गई है, वहां कर्म कांड नहीं है, वहां बोला गया जिससे लाभ वही भगवान, ठीक है। कन कन में भगवान, यानी कि अगर आपको लोहा भी, अगर आप भाई, अगर आप आज जो विश्वकर्मा पूजा कर रहे हैं, तो क्यों पूजा किया जा रहा है, क्योंकि लोहे से आपको लाभ मिल रहा है। तो अगर किसी इंसान से आपको लाभ मिल रहा है, तो वही आपका भगवान है। तो ये वेद की भाषा है ये, इसलिए तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि आज हिंदू समाज को फिर से वापस जरूरत है वेदों की ओर लौटने की, कि जो भी वेद में जो व्यवस्थाएं रही है, उन व्यवस्थाओं को हमें आज फॉलो आउट करनी चाहिए। खैर ये बहुत हम लोग दूसरे लाइन पे जा रहे इतिहास में। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है पाषाण काल। हमने इसको पाषाण काल इसलिए कहा क्योंकि सबसे पहले मनुष्य ने किसका प्रयोग किया था, पत्थरों का प्रयोग किया, इसलिए इसको हमने कहा स्टोन एज या फिर पाषाण काल कहा। अब ये समझ में आया कि हमने उसको पाषाण काल, या आज आप आयरन एज या लो एज क्यों कह रहे हैं, लोहे के साथ साथ आज तो आप सोने का भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम तब तक उसको काल नहीं कहेंगे, सोने का काल या फिर गोल्डन एज, जब तक कि सारे लोगों के घर में, आज हर एक लोगों के घर में सोने नहीं मिलेगी भाई, लेकिन लोहा जरूर मिलेगा, इसलिए आज हम उसको क्या कहते हैं, आयरन एज। हाँ आप बोल सकते हैं कि हाँ सोने की उपलब्धता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में सोना नहीं है, प्रचुर मात्रा में आपका लोहा का ही इस्तेमाल किया जा रहा। तो पाषाण काल का मतलब समझ में आया कि सबसे पहले मनुष्य ने किसका प्रयोग किया था, पत्थरों का प्रयोग किया, इसलिए इसको क्या कहा गया भाई, पाषाण काल कहा गया, ठीक है।
अब पाषाण काल को हम लोग 3 कालखंड में बांटेंगे। एक होगा आपका पूरा पाषाण काल, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक थोड़ा सा रिदम बना देता हूं ताकि और भी चीजें बहुत अच्छे से क्लैरिटी आपको मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि भाई पढ़ रहे हैं तो अच्छे से ही चीजों को पढ़ा जाए। देखिए हमने क्या कहा, सबसे पहले मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग किया, ठीक है। तो इस कालखंड को हमने क्या नाम दे दिया भाई, पाषाण काल का नाम दे दिया, ठीक है। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, पत्थरों के साथ साथ पहली बार धातु का प्रयोग किया, ठीक है। पहली बार एक धातु का प्रयोग किया पत्थरों के साथ साथ, यानी पत्थर के साथ साथ अब एक धातु का इन्होंने प्रयोग किया, तांबे धातु का, ठीक है। इसलिए इसको नाम दे दिया गया तांबा का, तो नाम आ गया ताम्र, और पत्थर भी साथ में यूज करे इसलिए इसको नाम दे दिया ताम्र पाषाण कालीन, ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन। फिर इंसानों ने क्या किया, धातु में, ठीक है ना, धातु में क्या किया भाई, यानी जो तांबा जो धातु है इसमें टीन को मिला दिया। तो पहली बार यहाँ पे क्या किया, इंसान ने पहली मिश्र धातु की खोज की, या फिर मिश्र धातु का प्रयोग किया, जिसको आपने कहा कांसा, जिसको आप नाम देते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। और फिर जब आपका मिश्र धातु बन गया, इसके बाद पहली बार इंसान ने लोहे का प्रयोग किया, जिसको आपने नाम दिया आयरन एज का। और आयरन एज कब से, लोह युग कब से स्टार्ट होता है, महाजनपद काल से, क्योंकि पहली बार महाजनपद काल में ही कृषि में लोहे का प्रयोग हुआ था। वैदिक सभ्यता यानी कि उत्तर वैदिक सभ्यता में लोहे का प्रयोग हुआ है लेकिन युद्ध में, और महाजनपद काल में लोहे का प्रयोग जब कृषि में किया गया तो जो उत्पादन हुआ वो उत्पादन बहुत अधिक, मतलब खाने से भी अधिक उत्पादन होने लग गया। तो अब उसको क्या करने जाएगा भाई, किसान उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे महाजनपद काल में ही दूसरी नगरीकरण, और पहली नगरीकरण कहाँ हुई थी भाई, हड़प्पा सभ्यता में, याद करिए। और फिर हड़प्पा सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता पड़ती है वो कैसी सभ्यता थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। और इससे पूर्व यानी कि ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता या फिर पाषाण काल, ये सभी क्या है, ये ताम्र पाषाण तो ग्रामीण सभ्यता, और यहाँ पे तो लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे लोग शिकार करते थे, ठीक है, पशुपालन करते थे। तो शिकार कर रहे हैं तो आज यहाँ शिकार किए, कुछ दिन मांस को, क्योंकि इस समय भोजन मेनली क्या है इनका, मांस, तो उनको मांस को स्टोर करके रखे, कुछ दिनों तक ही स्टोर कर सकते थे। तो खाद्य संग्राहक थे, इसको बोला था खाद्य को क्या किए, मतलब कि एक जगह गए शिकार किए, और शिकार करने के बाद उसको स्टोर किए, और फिर उसको क्या किए, खा लिए, ठीक है। ऐसा ही, क्योंकि इस समय पाषाण काल में ही आग की खोज है तो आग में ही डायरेक्ट उनको वैसे ही उसको पका करके कच्चे ही खा रहे हैं। फिर ताम्र पाषाण काल में धीरे धीरे भाई क्या हुआ, कृषि की शुरुआत हुई, और जैसे ही कृषि की शुरुआत हुई भाई, तो फिर अब वो कहाँ पे लोग क्या करेंगे, अब आप इतना जमीन में किसान खेती कर रहा तो अब उसको तो एक जगह रुकना पड़ेगा। अब रुकने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, गांव बसने लग गया, और गांव बसने से क्या स्टार्ट हो गया भाई, अस्थाई जीवन की स्टार्टिंग यहां से देखने को मिली। तो पहली बार ग्रामीण संस्कृति स्टार्ट होगा ताम्र पाषाण कालीन में, ठीक है। और फिर यहीं पे देखा जाएगा कि धीरे धीरे खाद्य संग्रह से इंसान क्या हो रहा है, खाद्य यानी कि खाने का उत्पादन किया जा रहा है, कृषि कार्य किया जा रहा है, ठीक है। और जब खाने का उत्पादन हो रहा तो अब आग का उपयोग क्या किया जाएगा भाई, जैसे कि अब जौ का या गन्ना का अगर खेती किया गया है तो उसको पकाया जाएगा आग में, तो अब उसके लिए कोई बर्तन चाहिए, तो मृद भांड या मिट्टी का बर्तन का यूज यहाँ पे देखने को मिलेगा ताम्र पाषाण काल में। फिर एक वो सभ्यता के बारे हम देखेंगे, क्योंकि अब उसीलिए जो भी गांव बसेगा नदी के किनारे, क्योंकि खेती करने के लिए पानी चाहिए, इसलिए जितनी भी सभ्यता आप देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता हो या फिर आप देश दुनिया की कोई भी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, या चीन की सभ्यता, ये सभी नदी के किनारे बसी सभ्यता थी। इसके पीछे का रीजन ये था कि नदी होने के कारण वहां के लोग खेती आसानी से कर सकते थे, ठीक है। फिर हड़प्पा सभ्यता आया, जो पहला नगरीकरण हुआ, और इस पहले नगरीकरण में किसका रोल है भाई, किसका रोल है, कांसे का। और दूसरा नगरीकरण लोहे का योगदान है, जो महाजनपद से स्टार्ट होगा। तो चलिए ये एक आपका पहले, एक तो आपका ये स्टैंडर्ड आपको ये समझ में आ गया कि पाषाण काल क्या है, ताम्र पाषाण काल क्या है, ठीक है। इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं भाई, पहले हटा लिया जाए, चलिए, ठीक है। एकदम बेसिक से मैंने पहले ही कहा था कि चीजों का अध्ययन करेंगे, और चाहे वो इतिहास हो चाहे ज्योग्राफी, हर एक तरीके से वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम लोग पढ़ते थे। अब आ जाइए भाई, पाषाण काल, तो अब आपके माइंड में समझ में आ गया कि पाषाण काल कहने का मतलब क्या है सर, कि इस समय जो इंसान है पाषाण काल में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पाषाण काल खंड को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है, 3 काल खंड में बांटेंगे, ठीक है। पाषाण काल को हम लोग यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। तो 3 काल खंड में बांट रहे हैं। तो ये 3 काल खंड में बांटने का मतलब ये है कि यहाँ पे कैसे, ये आधार क्या है बांटने का, तो यहाँ पे इन तीनों काल खंड में, जैसे कि आपका पूरा पाषाण काल हो गया, ये आपका मध्य पाषाण काल हो गया, और ये आपका नव पाषाण काल, ठीक है। तो इन तीनों कालखंड में किसका इस्तेमाल होगा, पत्थर का ही इस्तेमाल, क्योंकि मैंने क्या बोला, पूरा पाषाण काल। चलिए नोट्स में आ जाइए, देखिए, पूरा पाषाण काल, पाषाण मतलब पत्थर,
यहाँ भी मध्य पाषाण यानी कि पत्थर, यहाँ भी पत्थर। लेकिन ये जो आपका यहाँ पे विभाजन किया गया, एक भाग, दूसरा भाग या तीसरा भाग में, कैसे? तो मैंने क्या बताया था भाई, विभाजन जैसे कि प्राचीन भारत का बाद मध्यकालीन भारत या फिर आधुनिक, ये विभाजन हम कैसे करते हैं? जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन में जो निरंतरता और परिवर्तन जहां से देखने को मिलता है, ठीक है, जहां से परिवर्तन आता है, तो यहाँ पे पूरा पाषाण काल में देखा गया कि जो मानव थे, जो पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पत्थरों का साइज थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा नुकीलापन किया गया, और फिर धीरे धीरे और अधिक नुकीलापन और बहुत ही छोटे छोटे औजार, हथियार बनाना शुरू हो गया। तो ये जो परिवर्तन देखा गया, इसको हमने 3 कालखंड में विभाजित कर दिया, पाषाण काल को। समझ में आया? यानी ये जो पाषाण काल का जो विभाजन आप देख पा रहे हैं, ये विभाजन किस आधार पर है? तो पत्थरों के आधार पर विभाजन किया गया। ठीक है, किस आधार पर विभाजन किया गया भाई? तो पत्थरों के आकृति बोल लीजिए या आकार, ठीक है, पत्थरों के आकार के आधार पे क्या किया गया है? इसका विभाजन किया गया। चलिए भाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया कि सबसे पहले मनुष्य ने पत्थर का प्रयोग किया, इसलिए इसे पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे झारखंड के संदर्भ में अब हम लोग फुल एंट्री करते हैं। तो अब हम लोग ये देखें, अब आपको बेस समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक आप चीजों को रटे हैं, अब आप चीजों को समझ रहे होंगे। अब आप यहाँ पे ये समझेंगे कि झारखंड में, ठीक है ना, जो झारखंड में इन द सेंस, अब ऐसा समझिए, अब आप ऐसे समझेंगे भाई कि ये मान लीजिए आपका भारत है भाई, ठीक है ना, ये आपका अगर भारत है, ठीक है, ये अगर आपका भारत हो, यहाँ पे आपका ये झारखंड है, तो पूरा पाषाण काल में जो पत्थर का जो प्रयोग किया जा रहा था, तो क्या झारखंड में भी किया जा रहा था? ठीक है, यानी कि भारत में जो पूरा पाषाण काल के जो पत्थर मिले हैं, बड़े बड़े पत्थर, या मध्य पाषाण काल के थोड़े छोटे और नुकीले पत्थर, या आपके नव पाषाण काल में एकदम नुकीली और छोटी पत्थर मिले, क्या वैसे पत्थर झारखंड में मिले हैं? या अगर मिले हैं तो झारखंड के वो किस जिले से या किस क्षेत्र से मिले हैं? यही सवाल आपको पूछा जाएगा। ठीक है, कि पत्थर के औजार मिले हैं, या फिर तांबे का औजार मिला है, या कांसे का औजार मिला है, लोहे का मिला है तो कहां से मिला है, ठीक है, किस क्षेत्र से मिला है? ये सवाल आपका एग्जाम में बनता। होप सो अब आप समझ पा रहे होंगे कंसेप्ट को। चलिए, तो सबसे पहला जो पाषाण काल में हमने आपको बाइफर्केशन कराया, क्या होगा भाई? वो पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल का ये विभाजन कैसे, इसमें लोग जो पत्थरों का जो प्रयोग कर रहे थे, इसमें साइज कैसे थे भाई? बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग कर रहे थे, एज ए हथियार कह लीजिए या औजार के रूप में। ठीक है, इस समय लोग क्या कर रहे हैं भाई? शिकार करते थे। शिकारी अभी घुमक्कड़ जीवन है, क्योंकि शिकार कर रहे हैं एक जगह, फिर वहां से शिकार करके फिर वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अस्थायी जीवन यहाँ पे नहीं है। इस काल के लोग क्या कर रहे हैं भाई? खाद्य को संग्रह कर रहे हैं, जैसे कि शिकार कर लिए किसी जानवर को, तो उसको स्टोर कर लिए 1-2 दिन तक, और इस समय आग की खोज हो चुकी है, तो उसको डायरेक्ट ही उसमें ही पका करके ये लोग खा लेते हैं। यहाँ पे ये लोग कहाँ रह रहे थे? तो प्राकृतिक गुफा। प्राकृतिक गुफा कहने का मतलब क्या है, अब इसको समझिए। जैसे झारखंड वाला क्षेत्र ले लिया, छोटा नागपुर पठार में क्या भाई, आपको यहाँ पे प्रकृति के द्वारा बनाए गए भाई क्या पहाड़ पर्वत मिलते हैं, और उसी में पर्वत पहाड़ में आपको गुफाएं भी मिलेगी। तो नॉर्थ साइड में कश्मीर हो गया, पंजाब वाला क्षेत्र देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र देख रहे हैं, तो वहां प्रकृति के द्वारा पर्वत है, और पर्वत में ही क्या है? बहुत सारे गुफाएं, उन्हीं गुफाओं में ये लोग रहते थे, यानी इस काल के लोग रहते थे। समझ में आया? तो ये लोग कैसे, कहाँ रहते थे? प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो झारखंड में भी आपको पर्वत मिलेगा। ठीक है, अब यही बिहार चले जाइए तो भाई वहां क्या मैदानी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश क्या मैदानी क्षेत्र है, तो वहां पे आपको पूरा पाषाण काल का कोई आपको अवशेष नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे फिर अब गुफा में रह रहे तो वो लोग क्या करते थे? गुफा में ही ऐसे ही गुफा के अंदर ही क्या किया जाता था, मतलब हाथों से ही या पत्थरों से ही क्या किया जाता था? चित्रकारी कर दी जाती थी, कि कोई जानवर जैसे कि उस समय लोगों का काफी प्रियतम जानवर होते होंगे, ठीक है, तो उनका ही चित्र बना दिया, या शिकार कर रहे हैं तो शिकार करते हुए चित्र में, तो गुफा चित्रकला देखने को मिलता है। और सबसे प्राचीन चित्रकला, ये इंपॉर्टेंट है इंडियन जीके का पॉइंट ऑफ व्यू से, भीमबेटका चित्रकला जो मध्य प्रदेश में, ठीक है, जो सबसे प्राचीनतम गुफा चित्रकला। अब ये इंपॉर्टेंट झारखंड के संदर्भ में, कि झारखंड में जो है इस काल के अवशेष कहाँ से मिले, यानी पूरा पाषाण काल में जो बड़े बड़े पत्थर के, ठीक है, जो अवशेष मिले वो झारखंड में कहाँ मिले थे? तो याद रखिएगा, बोकारो, रांची, देवघर, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम आदि जिलों के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इन जिलों में, यानी बोकारो हो, चाहे रांची हो, चाहे देवघर या हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, इन क्षेत्रों में जब उत्खनन किया गया, और उत्खनन में जो पत्थर देखे गए, वो पत्थर का साइज या पत्थर सेम एज इट इज कैसे थे? पूरा पाषाण काल के जो पत्थर थे। तो ये क्लियर हो गया भाई। झारखंड में अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूरा पाषाण कालीन जो सामग्री या जो अवशेष मिले कहाँ कहाँ से मिले, तो याद होना चाहिए बोकारो, रांची, देवघर, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट, अब दूसरा काल है आपका मध्य पाषाण काल।
मध्य पाषाण काल इसमें क्या बोल रहा था भाई, इसमें पत्थरों के साइज क्या होंगे, थोड़े छोटे होंगे, थोड़े नुकीले हो जाएंगे। तो देखिए सूक्ष्म आकार के पत्थर मिले हैं, सूक्ष्म आकार के औजार यानी हथियार मिले हैं, इसे ही माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। इस काल में क्या है भाई, पशुपालन शुरू हो चुका है, पशुपालन कर रहा हूं। मेन इनका पालतू पशु क्या होता है, इनका पहला पालतू पशु कुत्ता है, ठीक है। इस समय लोग कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब झारखंड में इस काल के अवशेष मिले तो बिल्कुल कहां से मिले हैं, मध्य पाषाण काल। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि मध्य पाषाण काल के अवशेष झारखंड में कहां से मिले, तो धनबाद हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, रांची, दुमका आदि क्षेत्र से प्राप्त हुए। तो अब यहाँ पे याद करिए कि पूरा पाषाण काल में एक एक्स्ट्रा आप पढ़े बोकारो। यहाँ पे मध्य पाषाण काल के अवशेष बोकारो से नहीं बल्कि धनबाद से और दुमका से मिले, बाकी सेम वही है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और रांची। इसके बाद नवपाषाण काल, ये वो कालखंड है जहां पे पत्थरों का साइज बिल्कुल छोटा और नुकीली कर लिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोग बहुत तेज धार पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लेड नुमा, ठीक है, बोल सकते हैं। तो धारदार ब्लेड नुमा पत्थरों का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। कृषि की शुरुआत यहीं से स्टार्ट हो गई, लोग कृषि का कार्य शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए अब कृषि करना स्टार्ट करो तो ये क्या करेंगे, स्थानीय निवास करना, यानी कि घुमक्कड़ जो जीवन था अब यहाँ पे समाप्त। तो धीरे धीरे ये लोग क्या करेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, क्योंकि अब अस्थाई, क्योंकि कृषि कार्य में लग गए हैं तो भाई अब क्या होगा, इनको एक जगह रुकना होगा। और ये कहाँ रुकेंगे, नदी के किनारे ही, ठीक है, नदी के किनारे ही। अब धीरे धीरे यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, इस नवपाषाण काल के बाद एक गांव का विकास होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी नवपाषाण काल में अब ये कृषि स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे करना, तो जो उत्पादन किए जाएंगे उसको पकाया जाए, क्योंकि आपकी तो खोज हो गई। तो पहली बार आग का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है उन अनाजों को पकाने के लिए। और उन अनाज को पकाने के लिए जो बर्तन है वो कैसी बर्तन, मिट्टी के बर्तन, इसको मृत भांड या चाक कह सकते हैं, एग्जाम में पूछेगा आपसे। तो पहली बार मिले हैं मिट्टी के बर्तन, जो बनाते हैं उनको कुम्हार कहा जाता है, ठीक है। और यह कार्य कहलाता है कुंभकारी। तो एग्जाम में कुंभकारी आपके जेपीएससी एग्जाम में पूछा गया। चलिए आगे बढ़े। इस काल में मानव अब क्या हो चुका है, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक। इसका मतलब समझिए, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक, यानी कि अभी तक पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण में क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। तो जानवरों को शिकार कर रहे थे, उसको एक दो दिन स्टोर करके रख रहे थे, वही खा रहे थे। अब लेकिन इस नवपाषाण काल में क्या हो गया, अब ये कृषि कार्य स्टार्ट कर दिए, तो अब उत्पादन हो करना स्टार्ट कर दिए, यानी कि अब ये खाद्य संग्राहक से अब क्या बन गया भाई, खाद्य उत्पादक हो चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इससे झारखंड में नवपाषाण काल के, ठीक है ना, जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए, अब इसको आपको याद करना होगा, ठीक है। तो चलिए याद करते हैं। तो झारखंड में इस काल के जो अवशेष मिले हैं, देखिए रांची वही है, पश्चिमी सिंहभूम सेम है, पूर्वी सिंहभूम वही सेम है, लोहरदग्गा और हजारीबाग ये दो याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लोहरदग्गा आपको नहीं मिला था, ठीक है, लोहरदग्गा, हजारीबाग तो है, पश्चिमी सिंहभूम भी है, यहाँ पे धनबाद और दुमका दो आपको याद करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे गोल कर दिया, एक धनबाद और आपको दुमका याद रखना है, ठीक है। हजारीबाग, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम यहाँ भी है। यहाँ पे आपको बोकारो एक याद करना है, रांची है, और एक आपको देवघर याद करना है, किसके लिए, पूरा पाषाण काल है। बाकी हजारीबाग, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम यहाँ भी है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे हजारीबाग, रांची सब कुछ है। यहाँ पे आपको एक याद करना पड़ेगा, क्या भाई, लोहरदग्गा, ठीक है। एक आपको केवल नवपाषाण काल में याद करना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे याद करवा रहा हूँ, देखिए पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल में मैंने क्या बताया भाई, पत्थरों के आधार पर हम इसको 3 कालखंड में बांटेंगे, दूसरा ये तीसरा, ठीक है। पहला आपका भाई पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल हो गया आपका। दूसरा हो गया आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा हो गया आपका नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में सबसे कहाँ का, तो मेन दो आपको याद रखना, एक आपको याद रखना है बोकारो, ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना था भाई दुमका। बाकी आपका रांची सब जगह रहेगा, पश्चिमी सिंहभूम सब जगह रहेगा, पूर्वी सिंहभूम सब जगह रहेगा, ठीक है, और आपका हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग। मध्य पाषाण काल में एक आपको याद रखना है केवल धनबाद, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और यहाँ पे आपको याद रखना है एक लोहरदग्गा, ठीक है, एक याद रखना है आपको लोहरदग्गा, ठीक है, लोहरदग्गा आपको ये याद रखना। और यहाँ पे आपको धनबाद के साथ साथ दुमका भी याद रखना, ठीक है। तो धनबाद के साथ यहाँ पे एक आपको दुमका याद रखना, ठीक है, कि यहाँ पे इन क्षेत्रों में क्या मिले हैं भाई, पूरा पाषाण काल के सामग्री और अवशेष मिले, धनबाद इधर दुमका, और यहाँ पे एक याद रखना है भाई बोकारो। अच्छा यहाँ भी दुमका था, यहाँ भी दुमका, ठीक है। तो दोनों जगह दुमका कॉमन रहेगा, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि नवपाषाण काल में दुमका में कोई भी अवशेष नहीं मिले, ठीक है, दुमका में कहीं भी कोई अवशेष नहीं मिले नवपाषाण काल में। अच्छा यहाँ बोकारो और देवघर था, ठीक है ना भाई, देवघर याद रखेंगे, दुमका नहीं होगा, ये देवघर नहीं होगा, यहाँ पे दुमका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका देवघर।
तो याद हो गया पूरा पाषाण काल अगर झारखंड में पूछा जाए कहाँ, तो मेन आपको बोकारो याद रखना है एक, ठीक है, बोकारो, देवघर, बाकी रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग सब जगह है। मध्य पाषाण काल आपको धनबाद और दुमका याद रखना है। नव पाषाण के लिए लोहरदगा याद रखना है। बाकी सब कुछ कॉमन रहेगा आपका रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, आपका हजारीबाग, ठीक है। चलिए याद हो गया ये आपका पूरा पाषाण काल खत्म। अब मैंने कहा कि भाई जब इंसान सबसे पहले पत्थर का प्रयोग किया तो सबसे पहली बार धातु का भी प्रयोग कौन सा इस्तेमाल किया इन्होंने, तांबे का। तो पत्थरों के साथ तांबे धातु का प्रयोग करना शुरू किया, इसलिए उसको क्या का नाम दिया गया भाई, ताम्र पाषाण काल, या इसको कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक भी प्रोनाउंस किया जाता है। तो मनुष्य ने सबसे पहली बार तांबा धातु का प्रयोग किया, तो पूछा जाएगा पहली बार मनुष्य ने कौन से धातु का प्रयोग किया था, तांबा धातु का प्रयोग किया था, ठीक है। और इसमें क्या किया लोगों ने, पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग। देखिए ताम्र पाषाण काल कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बीपीएससी में कि ताम्र पाषाण काल, इस कालखंड में सबसे ज्यादा लोग किसका प्रयोग करते थे, एक है आपका पत्थर का, ठीक है, उसके बाद तांबा, उसके बाद लोहा और उसके बाद आपका कांसा। बताइए, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये समझने वाला क्वेश्चन था आपका, और मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन को गलत किए। ताम्र पाषाण जो युग है, ठीक है, ताम्र पाषाण काल में सबसे अधिक उपयोग कौन सी चीज की गई, सबसे अधिक उपयोग किसकी की गई है, ठीक है। ताम्र पाषाण काल में सबसे अधिक चीजें क्या मिली है, ऐसे भी आप ऑप्शन ए मान के चलिए, आपको बोला गया है लोहा, ठीक है, ऑप्शन बी में बोला गया है आपका तांबा, ठीक है, ऑप्शन सी में बोला गया है आपका पत्थर, और ऑप्शन डी में आपको बोल दिया गया है भाई कांसा, ठीक है। अब गलती हो या यहाँ की ताम्र पाषाण काल में तांबे का प्रयोग है भाई, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट ये टिक करके आया। भाई देखिए ताम्र पाषाण काल में तांबा की खोज हुई है, पहली धातु जिनको प्रयोग मनुष्य ने किया तांबा धातु है, लेकिन सबसे अधिक यहाँ पूछा गया कि सबसे अधिक किसका प्रयोग किया गया, तो ताम्र पाषाण काल में सबसे अधिक प्रयोग किसका किया गया था, तो पत्थर का ही प्रयोग किया गया। पत्थर के साथ तांबे का भी अब बहुत सारे औजार या फिर आपको सामग्री देखने को मिल रहे थे, समझ में आया। जैसे कि आज आप जी रहे हैं भाई कौन से एज में, आप आज जी रहे हैं आयरन एज में, है ना। तो अगर आप आयरन एज में जी रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि गोल्ड नहीं है, लेकिन कम मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में क्या है, तो भाई लोहा, इसलिए तो कहा गया आयरन एज। उसके बाद ताम्र पाषाण काली में तांबा है, लेकिन सबसे अधिक चीज किसकी यहाँ पे भाई उपलब्धता है, तो बोलेंगे भाई तांबा, ताम्र पाषाण कालीन है तो तांबा का हुआ, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो यहाँ पे वही बोला गया कि इस काल में लोग जो पत्थर के साथ तांबे धातु को मिला करके प्रयोग किया, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। अब स्थानीय निवास से शुरू हो चुका है, ठीक है, तो स्थानीय निवास शुरू होने के कारण धीरे धीरे क्या होगा, गांव बसने लगे, और पहली बार कृषक ग्रामीण संस्कृति का विकास भी इसी कालखंड में हुआ। ये भी आपका सवाल है। अब झारखंड में मेन जो आपका ताम्र पाषाण काली का जो मुख्य केंद्र रहा है, ये पूछा है आपसे, वो कहाँ, कौन सा क्षेत्र, जो सिंहभूम वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक है। अब मैप वाला भी मैंने कराया है क्लास, झारखंड जी के बहुत सारे क्लास मैंने यूट्यूब पे कराया, आप देख सकते हैं जाके। तो झारखंड की जो दो जनजाति याद रखना है, 2 से 3 जनजाति, एक है मैली जनजाति, असुर जनजाति और जो बिरजिया जनजाति है। ये तीनों जनजाति जो है तांबा गलाने की कला से क्या थे भाई, परिचित थे, ठीक है। तो ताम्र पाषाण कालीन मतलब क्या है भाई, तांबा का प्रयोग सबसे पहले इंसान ने धातु, कौन से धातु का प्रयोग किया था, तांबा का। तो झारखंड में क्या धातु के अवशेष मिले हैं, तो बिल्कुल मिले हैं। और कौन से जनजाति के लोगों ने इसका प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा असुर, बिरजिया, ठीक है। असुर जो झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है, और महली, ये 3 जाति है जिन्होंने तांबे का उपकरण या इन्होंने यूज किया है या फिर हमें यहाँ से मिला है। अब झारखंड के याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। झारखंड में, झारखंड के जो हजारीबाग जिला है, जी हाँ, कहाँ पे, जिला में कौन सा क्षेत्र भाई, बाहर गंडा क्षेत्र, ठीक है। बाहर गंडा क्षेत्र से तांबे के कितने खानों के अवशेष प्राप्त हुए थे, 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। तांबे के कितने खान के अवशेष प्राप्त हुए हैं, 49 खान में, ठीक है, 49 तांबे के 49 खानों का अवशेष प्राप्त हुआ। और झारखंड में कई क्षेत्रों से क्या मिला, तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है, ठीक है। तो याद रखिएगा तांबे का कुल्हाड़ी यानी कि तांबा का अवशेष मिला है, तांबा के 49 खान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये महली, असुर और बिरजिया जनजाति जो है, ठीक है, इन्होंने तांबा को गला करके बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया था, इसलिए इस कालखंड में झारखंड, ठीक है ना, झारखंड में भी क्या बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। तो ये ताम्र पाषाण कालीन क्लियर है। अब तांबे के बाद क्या किया जाएगा भाई, पहली मिश्र धातु का प्रयोग किया जाएगा, तांबे के साथ टीन को मिलाकर के पहला कांसा बनाया जाएगा, जिसको कहा गया है भाई ब्रॉन्ज एज, ठीक है। तो कांस्य युग, तो कांसे के कोई सामान क्या झारखंड में मिला है, यही पूछेगा एग्जाम में, तो बिल्कुल मिला है, देख लेते हैं। देखिए तांबे और टीन को पिघला करके पहली मिश्र धातु कांसा का प्रयोग हुआ। इस काल में कांसे की बर्तन, औजार आदि मिले, यानी कि जो भी औजार या हथियार या बर्तन मिले हैं, कुछ कुछ बर्तन, औजार, हथियार झारखंड में भी
कांसे की मिली है। जैसे कि देखिए झारखंड की जो असुर जो सबसे प्राचीनतम जनजाति है तथा जो बिरजा जनजाति, इन्होंने तांबे और टीन को पिघला करके उपकरणों का निर्माण किया। ठीक है, यानी ये लोग परिचित हैं कांसा से, यानी तांबा और टीन को मिला करके ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उपकरण बना रहे थे। इसका मतलब ये लोग कांसे से परिचित हैं। तो झारखंड में वो दो जनजाति याद रखिएगा, असुर और बिरजिया। अगला जो है आज की जो एज बात करते हैं आयरन एज की, यानी कि लोह एज की। अब इसको समझिए, इसमें आयरन एज करने का मतलब क्या है भाई, कि आपके हर एक चीज में लोहे होंगे। ठीक है, गाड़ी चला रहे तो लोहा है, मतलब हर एक चीज में, इसलिए इसको कहा गया आयरन एज। ऐसा नहीं है वहां पे गोल्ड मिलेगा, गोल्ड है, उपलब्धता है आज के समय में, लेकिन गोल्ड एज में अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं। अब समझिए आयरन एज यानी कि झारखंड में भी कहीं से लोहे मिले हैं, या लोहे की किस क्वालिटी, क्या चीजें मिले नहीं मिले, यही आपका बनेगा सवाल। तो देखिए झारखंड की जो असुर है और जो बिरजिया जनजाति ने क्या किया था, ये दो जनजातियों ने उत्कृष्ट लोहे के तकनीक, एक लोहे का एक उत्कृष्ट यानी कि उत्कृष्ट क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के लोहे का प्रोडक्शन का एक यहाँ पे क्या किया भाई, टेक्निकल यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक चीज का यहाँ पे डेवलपमेंट किया। और ये देखा गया कि झारखंड में जो लोहा मिलता था, ठीक है ना, या झारखंड की जो लोहा मिलती थी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी, इसलिए इसको यहाँ से भेजा जाता था मेसोपोटामिया के दमिश्क शहर यानी कि सीरिया में, और वहां पे झारखंड के लोहे से उपकरण बनाए जाते थे। ठीक है, और कौन सा उपकरण, तो तलवार का निर्माण किया जाता था। तो यानी कि जो मेसोपोटामिया का दमिश्क जो शहर है सीरिया, वहां पे जो जो उनके उनके पास जो मिले तलवार, वो किसके बने थे भाई, तो लोहे के मिले। और वो लोहा कहाँ से जाता था, झारखंड से जाता था। तो ये इंगित करता है कि झारखंड के जो संबंध कह लीजिए या व्यापार कर लीजिए किसके साथ थे भाई, विदेशों में भी इनके साथ संबंध थे झारखंड के। ठीक है, तो अब यहाँ से कुछ चीजें हैं जो आपको याद अब करनी है। कि अब देखिए ये आपका पूरा हो गया कंप्लीट, लो एज आपको यहाँ से आयरन एज था, यहाँ तक करवा दिए झारखंड से संबंधित। अब झारखंड में कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब देखिए जो नोट्स है एप्लीकेशन में, सारा क्लास वगैरह, उस नोट्स को भी आपको पढ़ के जाना और लेक्चर भी देख लेना। देखिए अभी आते हैं हम भी आगे की चीजों पे, लेकिन उससे पहले देखिए जैसे कि चीजें हम उत्पाद सिपाही के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि झारखंड का प्राचीन इतिहास वाला वीडियो मैंने कहा था, मास्टर वीडियो मेरे नाम से ही है, यूट्यूब पे ही सर्च करिएगा झारखंड का एंशिएंट हिस्ट्री फोकस स्टडी विद, अभी तो आ जाएगा आपको। ठीक है, तो हम लोगों ने झारखंड का एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर लिया टारगेट में। आज आप उसको रिवाइज कर रहे हो क्योंकि संडे मैंने छुट्टी दे रखा है। स्टैटिक जीके में हम लोग बुक्स एंड ऑथर, नोबेल प्राइज, स्टैटिक पार्ट, करंट अफेयर के साथ खत्म कर लिए। बायोलॉजी में आपका सेल चैप्टर फिनिश हो रखा है, और परसेंटेज में आज आप 7वां, ठीक है ना, 7 दिसंबर वाले सारी चीज को कंप्लीट कर रहे होंगे आगे। चलिए तो खैर ये आ गया जी। अब झारखंड में जो अवशेष प्राप्त हुए, अब ये देखिए समझिए, देखिए अब आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। झारखंड में प्राप्त पुरातात्विक अवशेष मतलब कि झारखंड में जो उत्खनन किया गया खदानों में, वहां से जो अवशेष मिले हैं, क्या झारखंड के क्षेत्रों से मिला है, या क्या मिला, अभिलेख मिला है, कॉइन्स मिला है, क्या मिला, तो वही सवाल यहाँ से बनता है। तो देखिए बोलेगा, पूछेगा डायरेक्ट कि पूरा पाषाण कालीन अब के स्फटिक हस्त कुठार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो भाई याद रखिए बोकारो से प्राप्त हुआ। हजारीबाग जिले के दूध पानी नामक स्थान से 8वीं शताब्दी के अभिलेख। तो पूछा जाएगा कि झारखंड के किस क्षेत्र से या फिर किस जिले से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। गढ़वा के भवनाथपुर से हिरन, भैंसा आदि पशुओं के शिकार के चित्र गुफाओं भी मिले हैं। हजारीबाग पूछेगा, ये वेरी वेरी बाढ़ में तांबे की 49 खाने का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हजारीबाग के पहाड़ गंडा से। हजारीबाग के जो इसको यानी कि बड़का गांव से सूर्य मंदिर, जो विशाल खुला जो द्वार है सूर्य मंदिर का, गुफाएं का, शैल चित्र का, जिसमें नक्षत्र मंडल, ठीक है, और अंतरिक्षयान, गाय और अंतरिक्ष मानव के चित्र मिले हैं। लोहरदगा से कांसे का प्याला मिला। देखिए यही ब्रॉन्ज एज यानी कि हावड़ा हड़प्पा सभ्यता की बात करें, यानी हड़प्पा सभ्यता मेनली किस पे बेस्ड है, कांसे की ऊपर बेस्ड है। और कांसे का जो बर्तन मिला है, इस कांसे का जो बर्तन मिला है ये आपका कहां से मिला है, तो लोहरदगा से मिला। ठीक है, कहां से मिला, तो भाई लोहरदगा से मिला। ठीक है, झारखंड में कहां पे, झारखंड के लोहरदगा में क्या मिला, कांसे का प्याला मिला। तो ये प्रमाण है भाई, प्रमाण है क्या कि कांसा जो इंसानों ने पहली मिश्र धातु जो बनाई है, वो मिश्र धातु, पहली मिश्र धातु कांसा भारत में झारखंड जो स्टेट है वहां पे भी मिला है कांसे का प्याला, यानी इतने झारखंड में भी यहाँ पे देखा गया। इसके बाद याद रखना है, गुमला के बसिया से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की स्लेट और तांबे की लोहे की आरी मिली है। तो आपसे पूछेगा तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ मिला झारखंड के, तो गुमला के बसिया से। और अंतिम याद रखिएगा, चतरा के हंटरगंज से मध्यकालीन दुर्ग के चार दीवारी का अवशेष मिले। तो देखिए मध्यकालीन यानी मध्यकाल में जो मुस्लिम शासक है, दुर्ग मतलब क्या है, उसके चारों तरफ से किलेबंदी कर दी है। ठीक है, तो इस प्रकार के चार दीवारी के जो अवशेष मिले कहाँ मिले हैं, तो झारखंड में चतरा के हंटरगंज से। इसके अलावा और भी कुछ चीजें नोट्स में जो आपको याद करना है वो मैंने एप्लीकेशन अपलोड कर रखा है। तो ये रहा आज आपका, यहाँ तक चीजें समझिएगा। देखिए हम लोगों ने पाषाण काल देख लिया झारखंड में, ताम्र पाषाण काल देख लिया, हड़प्पा सभ्यता, आगे चलेंगे वैदिक सभ्यता, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, एक क्लास में सारी चीजें समाप्त होगी।
पूरा डेप्थ में जाकर चीज़ों को अगर पढ़ना है तो आप इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन भी है फोकस स्टडी विद अभी, बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी भी कर रहे हैं उत्पाद सिपाही को लेकर, जेपीएससी को लेकर, झारखंड दरोगा को लेकर के, फील्ड वर्कर है, एलडीसी है, ये सारे एग्जामिनेशन की तो आप पढ़ सकते हैं। और एकदम सिस्टमेटिक वे में भाई कंटेंट की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं क्या कंटेंट मिलता है। आप देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको टारगेट दिया था सेल का, है ना भाई, ये जो आपको मैंने सेल चैप्टर दिया था आज आपका खत्म हो जाना चाहिए, रिवीजन आज आपका काम था। देखिए सेल पहले हम लोग आ जाते हैं एक बार यहाँ पे बायोलॉजी वाले सेक्शन पे हम लोग ओपन करते हैं बायोलॉजी का सेक्शन, और बायोलॉजी में हम लोगों को देखना है भाई सेल, है ना, बायोलॉजी का चैप्टर में हम लोग को सेल। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं पहले। देखिए ये आपने पूरा क्लास में मैंने इसको समझाया भाई, और ये आप कर भी चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपको नोट्स है, अब नोट्स को आज आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। एबी ल्यूवेनहॉक ने कौन से जो सेल थी वो कैसी सेल की खोज की थी, किस ईयर में, ठीक है, लिविंग सेल की खोज की थी या फिर डेथ सेल की खोज की थी, तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे करवा दिया गया, ठीक है। ये जो सेल का जो विभाजन संख्या के आधार पे यूनिसेल्युलर हो गया और आपका एक मल्टी सेल्युलर हो गया, डेवलपमेंट के आधार पे आपका प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रो मतलब क्या है, प्री मैच्योर्ड होगी कोशिका, ठीक है ना, यानी आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसे कोशिका जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होंगे, न्यूक्लियस बहुत अधिक डेवलप्ड नहीं होगा। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस बिल्कुल प्रेजेंट होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे। तो इस प्रकार से पूरा सेल को भी मैंने क्लास में पूरा बहुत अच्छे से समझाया, वो एप्लीकेशन में भी आप देख सकते जाकर, ठीक है। तो चलिए भाई होप सो आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं आप। अच्छा ये देखिए सेल का ये पूरा कंप्लीट पहले समझना, इसलिए मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है पहले ये तो समझ लीजिए। अब जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में अब आप समझ चुके हैं, अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म देखेंगे, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। देन ये झारखंड का प्राचीन इतिहास हमारा हो जाएगा समाप्त, ठीक है। तो बिल्कुल लोड लिए बिना अगर एक बार समझ के अगर पढ़ते हैं भाई, और लिखने की टेंशन छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि इसलिए मैं लिख करके दे रहा था कि आपको लिखने का प्रेशर ना रहे माइंड पे। तो चलिए ठीक है, सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वैदिक सभ्यता में जो भी चीजें पढ़नी है भाई, और उसमें जो झारखंड में है क्या है उसका जो भी इंपॉर्टेंस उसको हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।